हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अब देखो शुरू करते हैं चैप्टर को। अब एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमें अगर चीज़ें खरीदनी है या बेचनी है तो उस चीज़ों में पैसे तो आ जाते हैं ना। अगर हमें चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए पैसे देने हैं, और अगर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो उसके हमें पैसे वहाँ से मिलेंगे। शुरू से अगर देखा जाए, हम इंसान कब से यहाँ पे धरती पे रह रहे हैं, तो शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो तब से तो पैसे तो पहले से नहीं होंगे। पहले पैसे बहुत टाइम बाद में आए होंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ों का एक्सचेंज होता होगा, जिसके बदले लोग एक दूसरे को सामान खरीदते होंगे, बेचते होंगे। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था कि लोग चीज़ों का एक्सचेंज करते थे कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है और मुझे दूसरी चीज़ चाहिए तो मैं अपनी चीज़ को उस चीज़ के बदले एक्सचेंज करूँगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छी दी हुई है कि एक इंसान के पास राइस है, उसको क्लॉथ खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा, राइस देगा और वहाँ से क्लॉथ लेगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, जिनको मैं हाईलाइट करूँगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना भी। जो आपके क्वेश्चंस होंगे मोस्टली इन डेफिनेशन से, जिनको मैं यहाँ पे मार्क करके रखूँगा, वहाँ से निकल जाएंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पे लिखा भी डेफिनेशन और हम इसको समझेंगे भी। व्हाट ए पर्सन decides to sell is exactly what the other wishes to buy। कि एक पर्सन जो इच्छा रखता है किसी चीज़ को बेचने की, वही दूसरा पर्सन उस चीज़ को खरीदना चाहता है। कि मेरे पास अगर चावल है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, किसी और इंसान को चावल की ज़रूरत है, उसको खरीदना चाहता है। उसी तरीके से उसके पास कोई चीज़ है जो मुझे चाहिए और वो बेच रहा है, तो उसको बोला जाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम जो मैंने बोला अभी, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, जहाँ पे चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली की जाती है, उस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम चीज़ों को नहीं बेचते हैं, इसके चीज़ों के अलावा इसमें सर्विसेज का भी आदान प्रदान होता है। मान लो मैंने कहीं जाके कुछ काम किया, अब मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपके लिए काम किया है उसके बदले में आप क्या करना कि मुझे जब कभी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे आप मेरी मदद करने के लिए आ जाना। तो वो आ गया सर्विसेज, कि मैंने उनको कोई सर्विस दी और आगे से मैं बोल रहा हूँ कि आप भी मुझे सर्विस देना। इस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है मनी। मनी कहाँ से निकला है? ये वर्ड निकला है लैटिन वर्ड मोनेटा से। अब देखो मनी का मतलब क्या होता है। मनी का मतलब वो चीज़ जो लोग एक्सेप्ट करें एज ए पेमेंट। ठीक है। कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो चाहे चीज़ हो या सर्विस हो, तो उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में जो चीज़ स्वीकार करें लोग कि हाँ हम इसके बदले में ये चीज़ लेंगे, तो उस चीज़ को बोला जाता है मनी। एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स। कि अगर आप चीज़ कोई दे रहे हो तो किसी को, ठीक है, सामान आप ले रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो, तो उसके बदले में जो चीज़ वह एक्सेप्ट करे ना, उसको बोलेंगे मनी। अब देखो मनी ही क्यों, लोग उसको ही क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो मुझे क्यों पैसा देना पड़ रहा है, और दुकानदार वो पकड़ेगा, वो भी एक चीज़ है। अगर वो मना कर दे कि नहीं मेरे लिए पैसा नहीं है और मैं ये पकड़ूंगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बताया है कि मनी क्या है, लीगल फाइंडर है, कि इसको कानून से भी मान्यता प्राप्त है, तब जाके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखो पैसा जो आज हम यूज़ करते हैं ना, नोट यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये शुरुआत से तो नहीं था। सबसे पहले था एनिमल मनी। जब लोग शिकार करते थे उस टाइम पे जानवरों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, और सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी कैटल्स की। आज भी कुछ एरिया देखोगे, वो अफ्रीका में और एशिया में कुछ जो कबीले वाले हैं, ट्राइब्स हैं, वो अभी भी कैटल को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रेशियस चीज़ मानी जाती है। अब देखो जानवरों के बाद जब और आगे बढ़ते गया समय, तो लोग अब क्या करने लगे, अपने बाकी सामानों को
एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगे। जैसे कि यहाँ पे बताया है, कुल्हाड़ी को, यार्न को। अफ्रीकन लोग जो थे वो हाथी के दांतों को एक्सचेंज करते थे, टाइगर के जॉज को मनी की तरह इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा चावल, चाय, तंबाकू, इन सब चीज़ों को, और कुछ जो खास पत्थर होते थे उनको भी यूज़ करते थे। फिर बाद में आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक क्या होता है? मेटल्स, धातु, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ब्रॉन्ज है। अब जैसे जैसे अलग अलग तरह के धातु मिलने लगे, मेटल्स मिलने लगे, तब इनको हमने पैसे की तरह यूज़ किया। फिर बाद में एक कॉइनेज सिस्टम आ गया। कॉइनेज सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं हम पैसे के तौर पे। अब इस सिस्टम में एक चीज़ खास थी, इसमें होता था मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। मिंटिंग का मतलब होता है उसको शेप देना, कि जैसे जैसे सिक्कों को आकार देने लगे, शेप देने लगे, तो उससे जो पहले एक प्रॉब्लम होती थी कि जो मेटल होता था, मेटल मनी, उसका साइज़, उसका शेप, उसका वेट बहुत ज़्यादा था। कि पहले तो जैसे कि मेटल्स हम बड़े बड़े यूज़ करते हैं, अगर गोल्ड यूज़ करते हैं तो उसके बड़े बड़े टुकड़े, तो उसमें वेट में भी ज़्यादा था, उसकी शेप भी कुछ फिक्स नहीं होती थी। यार लोगों को लेने में, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती होगी ना। उसको कैरी करना है, कहीं पे लेके जाना है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो जब कॉइन्स को आकार देने लगे तो उस चीज़ ने ज़रा इन चीज़ों को आसान कर दिया। अब देखो लास्ट पे आया है पेपर मनी। पेपर मनी अगर देखा जाए ना, सबसे पहले शुरू हुआ है ये चाइना से, वो भी 7th सेंचुरी, उस टाइम से शुरू हुआ है। और इंडिया में आया है ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे, 1861 में। अब जो ये पेपर मनी है, ये इजी टू कैरी है। देखो आसानी से कहीं भी आप नोट जेब में लेके जा सकते हो, और कन्वर्टेबल भी है, कि अगर आप यहाँ से नोट कोई दोगे, उसको आप छोटी करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर 100 रुपये का नोट है, अगर उसको 10-10 रुपये में लेना चाहो तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्टेबल इस तरह से होता है। अब देखो मॉडर्न, और ये जो करेंसी थी ना, वो एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के तौर पे उभर के आई। वो आई थी 17 और 18 सेंचुरी में। अब देखो यहाँ पे फ़ोटो दिखाए हुए हैं कमोडिटी मनी का, मेटालिक मनी का, पेपर मनी का। ये सब फोटोज़ यहाँ पे दिखाए हुए हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हर चीज़ में बदलाव होता जाता है। तो हमने करेंसी तो देखा, नोट जो हमने ऊपर पढ़े। अब देखो ये जो करेंसी होते हैं ना, नोट होते हैं, इसमें एक तो आपके नोट्स आएंगे, उसके अलावा जो सिक्के होते हैं ये भी आ जाते हैं। अब इनको इशू कौन करता है? इनको इशू करता है देश का सेंट्रल बैंक। और हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है ना, उसको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो इसको इशू करता है। अब देखो ये जो पैसे हैं, हम कैसे मान लें कि ये पैसे हर जगह चलेंगे या हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा? ये इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने माना है कि यही नोट यूज़ होंगे। गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दी हुई है कि हाँ, अगर 100 रुपये का ऐसा नोट है तो ये हर जगह यूज़ होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी कल को कोई भी इंसान उठे और अपना नोट प्रिंट कर दे, बोले नहीं अब मेरी ये करेंसी है, वही हर जगह यूज़ होगी। उसके साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हर एक देश अपनी अपनी करेंसी होती है, हर एक देश की, और एक देश की करेंसी उसके ही देश की बाउंड्री में चलती है। अगर वो दूसरे देश में हम यूज़ करना चाहें उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में रुपये आ जाता है, यूएसए में देखा जाए वहाँ पे डॉलर आता है, उसका साइन यहाँ पे दिया हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज़, अब देखो यूरोपियन कंट्रीज़, उसमें ना बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, वो ग्रुप है कंट्रीज़ का, उसमें यूरो होता है यूज़, जिसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। रशिया में रूबल, इंडिया में तो पता है रुपी। फिर देखोगे फ्रांस में, जर्मनी में, इन कंट्रीज़ में भी यूरो ही यूज़ होता है। चाइना की बात की जाए, यहाँ पे युआन यूज़ होता है, और ब्राज़ील में यूज़ होता है ब्राज़ीलियन रियाल। अब देखो ये तो हमने पैसे की चीज़ देखी, लेकिन आज के टाइम पे हम बस पैसा, बस नोट ले थोड़ी इसको मनी मानते हैं। हमने बैंक में भी तो अपना पैसा डिपॉजिट रखा होता है, तो उस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। अब देखो लोगों के पास जो भी पैसा होता है ना, अब ये थोड़ी कि हर सारा पैसा उनको खर्च कर देना है, नहीं। कुछ पैसा उनके पास बच जाता है जिससे वो अपनी आगे आने वाली फ्यूचर के टाइम के लिए सेव करके रखते हैं। तो उनके पास एक ऑप्शन होता है बैंक में सेव करने का। तो इसलिए जो बैंक में हम पैसा डालते हैं उसको बोला जाता है डिपॉजिट। अब देखो बैंक में हम पैसा क्यों डाल रहे हैं? एक तो ये बात है कि वहाँ पे सेफ रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि बैंक में जो पैसा हम डालते हैं ना,
उस पर बैंक हमें कुछ वापस उधर से एक्स्ट्रा पैसा देता है उस पैसे के ऊपर, और उस चीज़ को बोला जाता है इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ अकाउंट का बताया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट। नॉर्मली जो हम आम आदमी इंसान रखता है ना, वो होता है सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट की ये बात है कि इसमें इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है करेंट अकाउंट की। अब देखो करेंट अकाउंट ज़्यादातर आम लोग नहीं रखते। बिजनेसमैन या फिर कोई जो होता है ना, जिनका रोज़ का पैसा उनका लेना होता है, देना होता है, जिनके पास रोज़ पैसे का कारोबार हो रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे उनको रोज़ पैसा आ रहा है तो वो कहीं पे डिपॉजिट करेंगे, तो रोज़ करेंगे ना, या हफ्ते में कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम करें। अब इस वाले अकाउंट की ये बात है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक आता है रिकरिंग अकाउंट। इस अकाउंट में ये होता है कि आपको कुछ समय तक पैसा आपको देना पड़ता है इसमें, जिसकी आप कुछ समय तक इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं पैसे की। अब वो इंस्टॉलमेंट महीनों महीनों पे हो सकती है, या साल में आपने इतना डिसाइड करके रखा हो कि इतनी बार आप इसमें पैसे डालने हैं, तो वो डालने ही डालने होते हैं। फिर बात आती है फिक्स्ड डिपॉजिट की। अब देखो ये वाला जो डिपॉजिट है ना, इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा आपको बैंक इसमें इंटरेस्ट देगा, और ये डिपॉजिट कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। मान लो मैंने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करके रखा है पैसा, तो वो 2 साल होने के बाद वो पैसा तो मुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर बैंक उस पर मुझे इंटरेस्ट भी देगा, और वो नॉर्मल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। अब इसके बाद बात आती है प्लास्टिक मनी की। देखो प्लास्टिक मनी थोड़ा सा नाम से ही पता चल रहा है ना कि प्लास्टिक से कुछ बना हुआ है। ये क्या बने होते हैं, इस तरह के कार्ड बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इधर पे भी एक दिखाया हुआ है। अब इसमें से एक कार्ड आता है डेबिट कार्ड। अब ये जो डेबिट कार्ड होता है, इसको हम बैंक कार्ड भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जिसके पास भी डेबिट कार्ड होगा ना, उसको अपने अकाउंट का एक्सेस होता है। मान लो उसके अकाउंट में 60,000 है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू उन पैसों को मैं निकाल भी सकता हूँ। ये चीज़ मुझे फ़ायदा हो गया इसका। कहीं पे अगर मुझे पैसा देना है, कहीं पे दुकानों पे कोई चीज़ खरीदी, वहाँ पे पैसा देना है, वहाँ पे दे सकता हूँ। उसके अलावा ज़्यादातर हम डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं एटीएम में। देखो कभी भी आपको पैसे निकालने हैं तो एटीएम मशीन में जाके आप वहाँ पे कार्ड डालोगे, जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, वहाँ से पैसे निकालोगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, एटीएम इसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखो इसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम नॉर्मली इसे एटीएम कार्ड बोलते हैं, लेकिन है क्या ये डेबिट कार्ड। उसके बाद एक और कार्ड आता है जिसको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। अब देखो ये कार्ड ना डेबिट कार्ड से अलग है, समझना बात को। मान लो मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड है ना, तो उस कार्ड के ऊपर जो जिस बैंक से मुझे इशू आए कार्ड, वो तो जो मुझे इशू करेगा ना कार्ड, वो क्या करेगा, उस कार्ड की एक लिमिट करेगा कि भाई ये कार्ड में इतने पैसे हैं इसको, और ये इतने यूज़ कर सकता है। अब पता है इसमें एक्चुअल बात क्या होती है, कि ये जो कार्ड का पैसा होता है ना, वो मेरे अकाउंट में नहीं है, लेकिन वो पैसा कौन दे रहा है मुझे, बैंक दे रहा है, या जो भी मुझे कार्ड वो इशू कर रहा है ना, वो मुझे उनकी तरफ से पैसा है। अभी जिस टाइम के लिए मेरे पास कार्ड है, उस टाइम के लिए वो पैसे यूज़ कर सकता हूँ, जितनी भी लिमिट है। अगर 60,000 की लिमिट है तो वो 60,000 में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यूज़ करने के बाद, अभी तो मैंने यूज़ कर लिया पैसा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मुझे बैंक वालों को वापस करना है, या जिसने भी कार्ड इशू किया है ना, वो पैसा वापस करना है। लेकिन इस पैसे के साथ मुझे कुछ इंटरेस्ट भी देना है, जिसको हम सूद बोलते हैं। अब देखो ये कार्ड जो होता है ना, इसमें यही बात होती है कि हाँ, मेरे को अगर ये कार्ड मिल रहा है तो मैं इस तरह से, मेरे को इस विश्वास में मिल रहा है कि आगे जाके मैं पैसा वापस दूंगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो है ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो आप अकाउंट का पैसा आप क्रेडिट कार्ड से निकाल रहे हो। क्रेडिट कार्ड में जो पैसे की लिमिट होती है वो अलग होती है, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना भी पड़ता है। अब देखो बैंक में जब आप जाते हो ना, कुछ आपको वहाँ पे चीज़ें सुनने को मिलेगी, या आपने कभी यूज़ भी किया होगा इन चीज़ों को। एक चीज़ तो आ गई डिमांड डिमांड डिपॉजिट। अब देखो बैंक में जितना भी हम पैसा डाल रहे हैं, वो आगे जाके कभी भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो पैसा हम निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे, इसको बोला जाता है डिमांड डिमांड डिपॉजिट। कि जिस टाइम पे हमें इस पैसे की डिमांड होगी, हम कभी भी उसको निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है चेक। चेक आपने देखा होगा,
या सुना होगा उसके बारे में। चेक में क्या होता है कि मैंने अगर किसी इंसान को मुझे पैसे देने हैं बैंक से, और अब क्या करना चाहता हूँ मैं ये काम करना चाहता हूँ कि बैंक से पैसे निकालूंगा फिर इंसान को दूंगा, उतनी झंझट नहीं करनी है। तो ये एक तरह का बैंक का ही एक कागज़ होता है। उस पर आप क्या करोगे, अमाउंट लिख दोगे, अपनी साइन कर दोगे, और जिसके नाम पे आपको देना है, जिस इंसान को पैसे देने हैं, उसका अकाउंट नंबर, वो आप चीज़ें फिल कर दोगे। तो वहाँ से पैसे उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आगे जाके वो इंसान पैसे को निकाल भी सकता है, या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो वहाँ पे कर भी सकता है। अब देखो, जो ये चेक है ना बना रहा, जिसका अकाउंट है, उसको बोलते हैं ड्रॉअर। और जिस बैंक का ये चेक है, जिस भी बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक को बोला जाएगा ड्रॉई। और जिस इंसान के लिए वो चेक बना रहा है कि वो इंसान इस चेक को आगे यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं पेई। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेक के बारे में लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे करना होता है। सबसे ऊपर आपके बैंक का ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, मेन है, कौन सी वाली ब्रांच है, उसका एड्रेस लिखना है। फिर उसके आपके वहाँ पे IFSC कोड होता है, वो लिखना है। उसके बाद आपको डेट डालनी है, इस तरह से पहले डेट डालनी है, फिर उसका मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है, फिर उसको उस पर आपका प्रिंटर का नाम आना चाहिए। और भी कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि पेंटोग्राफ, ये होता है वहाँ पे उस पर लिखा हुआ। उसके अलावा जो भी आप पैसा लिखोगे ना, वो आप कैसे लिखोगे, आपको उस पर पीछे रुपये का सिंबल बनाना है, वैसे लिख के आपको अमाउंट लिखना है, और वो आपको उसका नाम वर्ड में भी लिखना होता है। और लास्ट पे आपको क्या करना है, जो भी आप अमाउंट हो, जिसकी अगर मेरा अकाउंट है, मैं चेक बना रहा हूँ, तो मुझे अपनी साइन भी करनी पड़ेगी। अब देखो, ये तो एक चेक की बात आ गई। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई है, डिमांड ड्राफ्ट। ये भी आप थोड़ा बहुत इसी चीज़ से समझ जाओगे। ये जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, ये भी एक तरह का बोल सकते हो कि अगर आपके पास ये कार्ड है, कि जो भी आपके पास ये स्लिप है, तो इसको बैंक में ले जाके जितना भी इस पे अमाउंट होगा, ये पहले से जिसने भी बना के दिया होता है, उसकी वहाँ से ये होता है, वहाँ पे प्रीपेड होता है कि उसके बैंक से पहले से कट गया। अब जिसको भी आगे दिया हुआ है ना, वो बैंक में शो करेगा और बैंक वाले उसको उतना पैसा दे देंगे। अब एक जो डिमांड ड्राफ्ट है ना, इसको रिमोटली क्रिएटेड चेक भी बोल सकते हैं, कि जब ये चेक की तरह होता है, जब भी आप बैंक में लेके जाओगे, तब बैंक वाले आपको पैसे देंगे। लेकिन कैसे देंगे, समझो मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ बैंक का, मैंने बनाया एक डिमांड ड्राफ्ट। अब मुझे किसी और इंसान को देना है, मैंने उसको दे दिया। अब जब तक वो इंसान बैंक में इसको वहाँ पे सबमिट नहीं करेगा, तब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन जब वो बैंक में जाके इस डिमांड ड्राफ्ट को दिखाएगा, तब वो पैसा उसको मिल जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिमोटली क्रिएटेड चेक। अब देखो, बैंक भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसको थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ क्या क्या बैंक होते हैं। सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पता है कौन से वाले बैंक, जिनमें हम अपना अकाउंट रखते हैं। नॉर्मल जो बैंक आते हैं ना आपके पास, ये दो तरह के होते हैं। एक आएंगे पब्लिक सेक्टर के, एक आएंगे प्राइवेट सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर वाले बैंक जो गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर वो जो जिसकी कोई इंसान है, वो कोई आदमी है, बिजनेसमैन जो अमीर है, वो करते हैं, या कोई ग्रुप भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वो अपना चला रहे हैं बैंक। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैंक हैं, उनके नाम याद रख लो, जैसे ICI है, HDFC है। फिर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उसमें SBI बैंक आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, और भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। फिर बात आती है सेंट्रल बैंक की। अब ये जो सेंट्रल बैंक है ना, हमारे देश में हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसको बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सेंट्रल बैंक है। अब ये सेंट्रल बैंक होता क्या है, देश में जितना भी पैसा है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक। पैसे के नोट्स को प्रिंट करने का काम ये इनका ही होता है, परमिशन ये देते हैं। देश में कोई भी अगर पैसे के रिलेटेड पॉलिसी बनेगी, वो इनकी तरफ से बनती है। जैसे कि हमने पहले एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, नोटबंदी। कुछ नोट पहले जो चलते थे उनको बंद करके नए नोट लागू किए गए। तो वो जो काम है ना, जिसके अंडर हुआ, वो किसके अंडर हुआ है, सेंट्रल बैंक के अंदर। और वो सेंट्रल बैंक हमारे देश में उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब देखो कुछ बैंक होते हैं वो ऑपरेट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये चलाते हैं। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। कोऑपरेशन का अगर आपने कहीं पे वर्ड देखा होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि साथ मिलके उस चीज़ को करना, उसको बोलते हैं ना कोऑपरेशन। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जहाँ पे साथ मिलके लोग इन बैंक्स को चलाते हैं। अब ये गांव में भी हो सकते हैं या शहरों में भी हो सकते हैं। जो गांव में बैंक होंगे कोऑपरेटिव, वो क्या करेंगे, पैसा देंगे किसानों को कि वो अपने काम कर पाए, उनको लोन देंगे। अच्छा, जो मवेशी होते हैं, जानवर रखते हैं, उनको लोन दे सकते हैं कि आप जानवर पालो उसके लिए। जो मछलियाँ पालते हैं उनको लोन दे सकते हैं। अगर शहर में है तो शहर वाले जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे वो लोगों को पैसा देंगे कि आप अपना खुद का रोज़गार शुरू करो, कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ रखो, या सामान को बेचने खरीदने के लिए कुछ अपना बिजनेस या दुकान शुकान को सेटअप कर दो, ऐसी चीज़ें। या कोई अगर सामान खरीदना है जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, इन चीज़ों को आप खरीद सकते हो। अब देखो ये तो इतने सारे बैंक आ गए, लेकिन एक कैटेगरी है बैंक्स की जिनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। इन बैंक्स का काम ये नहीं कि सबको लोन देंगे, ये पैसा देते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए बने होते हैं। जिसकी अगर एग्रीकल्चर के लिए होंगे तो एग्रीकल्चर के लिए पैसा देंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ बैंक होंगे जो इंडस्ट्रीज़ को पैसा देते हैं। कुछ रियल एस्टेट को देते हैं, जहाँ पे ज़मीन खरीदने का बेचने का काम होता है, उन चीज़ों के लिए पैसा देते हैं। इसमें भी कुछ दो बैंक के नाम दिए हैं। एक तो है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड हो जाती है। सेविंग अकाउंट में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अगर पैसा निकालना चाहते हो ना, उसकी एक लिमिट होती है कि आप कितना महीने में कितना पैसा निकाल सकते हो, एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हो, उसकी लिमिट होगी। और अगर डिपॉजिट करना है पैसा तो उसमें भी ऐसा ही कुछ रूल होता है। लेकिन अब देखो करंट बैंक है ना, करंट अकाउंट, वो होता है बिजनेसमैन का, जो अमीर लोग हैं उनका होता है। तो उनका क्या काम होता है, बिजनेसमैन है तो उसको पैसे डालने होते हैं बैंक में, निकालने भी बहुत बार हो सकते हैं। तो उनमें ये लिमिट का उतना नहीं होता है। उनको अगर पैसे निकालने होंगे तो लाखों के तौर पे निकालेंगे। तो उनके करेंट अकाउंट में आपको होता है कि आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा ठीक ठाक, डिपॉजिट भी कर सकते हो अच्छा खासा पैसा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अब देखो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि आप पैसा कुछ टाइम के लिए भर रहे हो, मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उतने टाइम तक आप पैसा भरोगे, और जब वो टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वो पैसा तो वापस मिलेगा ही, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिलता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जो जितने समय के लिए आप पैसा उसमें डालते हो, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मेच्योरिटी। और जो आप पैसा उसमें भर रहे हो खुद से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अब एक और चीज़ हमने देखी थी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हम कुछ समय के लिए पैसा भरते हैं, या अब वो पैसा भी कैसे भरेंगे, महीने बाद भर सकते हैं, कि साल में 3-4 बार भर सकते हैं, इस तरह से। अब देखो बैंक में भी अलग अलग काम होते हैं। एक होता है डिपॉजिट विड्रॉल, कि बैंक में आप पैसा डाल सकते हो, उसको डिपॉजिट बोलते हैं, या निकालोगे तो विड्रॉल। डिपॉजिट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। एक होती है पेन स्लिप, कि पैसा अगर बैंक में भर रहे हो तो आप इसको स्लिप को भरोगे, अगर निकाल रहे हो तो उसके लिए विड्रॉल स्लिप को भरोगे। अब देखो बैंक में एक और चीज़ होती है कि जो लोग पैसा भर रहे हैं उन लोगों को तो बैंक इंटरेस्ट देगा, लेकिन बैंक को वो इंटरेस्ट देने के लिए भी खुद भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कि वो बस लोगों से पैसा ले रहा है उनको इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बैंक क्या करता है, लोन देता है लोगों को। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको बैंक पैसा देगा और इस पैसे पे कुछ सूद लेते हैं, उसको लोन बोलते हैं। उसके अलावा आजकल देखो कितने सारे हम सामान खरीदते हैं या कोई ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी हम बैंक के जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको यूज़ करके हम शॉपिंग कर सकते हैं, सामानों का बिल भर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक की, कि इसमें होती है लॉकर फैसिलिटी।
आपको अपना सोना, कोई ज़मीन के कागजात होंगे या ज्वेलरी कुछ भी है, उसको आप बैंक के लॉकर में रख सकते हो। अब देखो लोन का एक थोड़ा सा सिंपल सा लोन उस चीज़ को समझा देता हूँ। क्रेडिट एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो बताया है ना, ये लोन के बारे में ही बता रहे हैं। अब देखो ये काम कैसे करता है, लोन कैसे देते हैं बैंक। मान लो मैंने एक बैंक में एक अकाउंट खोला है। अब उस अकाउंट में मैं कुछ पैसे डालूंगा। अब जो पैसा है ना, बैंक क्या करेगा, उस पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा वहीं पे रखेगा अपने पास, ठीक है, और बाकी जो पैसा होगा उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा लोगों को लोन देने के लिए। अब उससे फ़ायदा क्या है, जब वो लोगों को लोन देगा और लोग लोन जब वापस देंगे तो उसके साथ बैंक को कुछ वापस सूद भी देंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक को मिलेगा ना, वहाँ से उसका प्रॉफिट निकलता है। और उसी प्रॉफिट में से बैंक कुछ हिस्सा बाद में जिनका अकाउंट होता है बैंक में उनको भी देता है। जैसे कि अगर मेरा अकाउंट है तो मुझे भी कुछ बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमारे देश में देखा जाए तो ये जो परसेंटेज में अगर देखेंगे ना, कि बैंक में अगर कोई पैसा डाल रहा है तो उसका कितना पैसे का कितना हिस्सा वो अपने पास रखता है रिजर्व करके, तो होता है 15%। और बाकी का जितना भी हिस्सा है यहाँ पे, जिसकी 85% जितना भी बचेगा उसको लोन देने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है। एक यहाँ पे नाम दिया गया है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। ये वही चीज़ आ गई है कि बैंक लोन देके पैसे को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब जो बैंक पैसा कुछ अपने पास रिजर्व रखता है ना, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। बैंक से अगर आपको ये पूछा जाए कि बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि बैंक का ये काम है एक इंटरमीडिएट काम, ठीक है, जैसे कि जो होता है ना बीच में क्या बोलते हैं यार, कि जो बैंक में पैसा डाल रहे हैं और जो लोग पैसा लेना चाहते हैं बैंक से अपनी ज़रूरत के लिए, तो उन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। लोगों से जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनसे पैसा लेके, जिन लोगों के पास नहीं है उनको पैसा दे के, इस तरह से बैंक काम करता है। अब एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब मैंने ये आपको बोला कि बैंक जिनका अकाउंट होगा बैंक में उनको भी इंटरेस्ट देगा, और जिन लोगों को पैसा दे रहा है वो लोग बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक को प्रॉफिट कैसे हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ से पैसा लेगा अगर वो सारा यहीं पे दे देगा तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आती ट्विस्ट हल्का सा। अब अगर मेरा अकाउंट बैंक में है ना, और अगर मेरा कोई दोस्त है जो बैंक से पैसे ले रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट वो बैंक को देगा और जो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, उनमें फ़र्क क्या होता है देखो। अब जो बैंक से कोई भी लोन लेगा ना इंसान, तो लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट जो हमें बैंक देगा। हमारे अकाउंट पे जो हम पैसा डालेंगे बैंक में, उस पर जो इंटरेस्ट देगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज करता है लोन से। अब देखो बैंक कभी भी अगर किसी को लोन देता है तो उसके लिए वो लेता है एक सिक्योरिटी, कि उसके कुछ कागज़ लेगा ज़मीन के, या कोई गाड़ी के कागज़ है तो उसके लेगा, या अगर कोई और चीज़ें हैं उसके पास तो उन चीज़ों की लेता है गारंटी, कि भाई अगर कभी तो आगे जाके अगर पैसा नहीं दे पाया तो तेरा कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ना जिससे वो पैसा रिकवर तो हो पाए। इसी चीज़ को बोलते हैं कोलेट्रल। अब देखो बहुत सारे लोग तो पैसा दे देते हैं तो उनका लोन लोन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो लोग लोन का पैसा वापस नहीं चुका पाते ना, तो कर्ज़ के एक जाल में जिसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप, उसमें फंस जाते हैं। देखो अब उन्होंने लोन लिया है, वो उनको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो जो भी उनका सिक्योरिटी के तौर पे जो भी चीज़ के कागज़ दिए थे वो उनको ज़ब्त कर लेंगे। और अगर एक लोन को चुकाना है उन्हें, अब क्या करेंगे, वो दूसरे इंसान से लोन लेंगे। अब वो लोन तो एक पहले वाले लोन तो चुका दिया, लेकिन जो दूसरे इंसान से लोन लिया है अब उसको चुकाना है। उसको चुकाने के लिए किसी तीसरे इंसान से लोन लेंगे। ऐसे करते करते एक वो पूरे जाल में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको बैंक अकाउंट अगर खोलना होगा तो कैसे खोल सकते हो।
अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो सेविंग अकाउंट का बता रहे हैं, दूसरा यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ए अकाउंट। दोनों का मैं आपको मिक्स करके बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप बताया कि आप उस बैंक को चूज़ करो जिसमें आपको अकाउंट खोलना है, क्योंकि बैंक बहुत सारे हैं, प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक बैंक हैं। जे में अगर एक बैंक देखा जाए यहाँ का, वो जे बैंक, जिसको हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, वो भी है। तो पहला काम आ गया आपका कि बैंक चूज़ करो। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कि हमें अकाउंट खोलना है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। और उस फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी डिटेल्स भी देनी होंगी, जिसकी नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, साथ में आपका फ़ोटोग्राफ होगा, आधार कार्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब ये फॉर्म भरने के बाद उस पर आपकी सिग्नेचर वो सब करके आप किसको दोगे, बैंक में किसी ऑफिसर को, मेनली बैंक मैनेजर को देते हो आप। वो फॉर्म आपने उनको दे दिया। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ से एक रिसिप्ट मिलती है। अब उस पर क्या होगा, एक तो अब आपका जो अकाउंट खुला है ना, उस अकाउंट का एक अकाउंट नंबर होगा, वो आपको मिलेगा। साथ में मिलती है आपको एक पासबुक। अब देखो पासबुक क्या होती है और क्यों होती है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। पासबुक में आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट, ये सब डिटेल्स होंगी। उसके अलावा उसमें स्पेस होती है, खाली पन्ने होते हैं, थोड़े बहुत हल्के पेजेस होते हैं, जहाँ पे क्या लिखा जाता है कि आपने अगर बैंक में अकाउंट में कभी पैसा डिपॉजिट किया है तो कितना किया, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कभी आप अकाउंट से पैसे निकालते हो तो उसका रिकॉर्ड भी उस पर रखा जाता है। इसलिए पासबुक इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो हमने अकाउंट कैसे खोलना है वो तो पता चल गया, लेकिन अब आपने अकाउंट खोल दिया, उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको बैंक जाना पड़ेगा पैसे डिपॉजिट करने के लिए। फिर वहाँ पे एक आपको स्लिप मिलेगी जिसको बोलते हैं पे इन स्लिप। इस स्लिप को भरना है। अब जान लो ज़रा इसमें भर क्या 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 भरना होता है। आपका नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, वहाँ पे जिस दिन आप पैसा डिपॉजिट करें उसकी डेट आएगी, कितना आप पैसा भर रहे हो उसको आपको नंबर में भी लिखना है और वहाँ पे वर्ड्स में भी। मान लो मैं अगर 10,000 भर रहा हूँ तो आपको नंबर में भी लिख दूंगा, जिसकी 10,000 इस तरह से 10,000 भी लिख दूंगा, और साथ में वर्ड्स में भी इसकी 10,000 पैसे भी लिख दूंगा। आपका सिग्नेचर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप जो पैसा भर रहे हो ना, उसमें कौन कौन कितने कितने नोट हैं, जिसके 50 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, जो जो नोट होंगे उनका नंबर वो उस पे स्लिप की पीछे वाली साइड आ जाएगा। और ये जो पे स्लिप होती है ना, ये दो होती है साथ में। एक, अब देखो पे स्लिप आपको दोनों भरनी है, एक पे स्लिप आपके पास रहेगी और एक बैंक वालों को दोगे। अब जैसे ही आपको ये पे स्लिप भर दोगे तो आपको जाना है रिसिप्ट काउंटर पे, वहाँ पे सबमिट कर दोगे और उनको ये जब वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आपको रिसिप्ट देंगे कि हाँ हमने इतना पैसा आज आपसे रिसीव किया है, आपने इतना पैसा आप क्या बोलते हैं अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब देखो ये रिसिप्ट आपके पास ना होनी चाहिए संभाल के। कभी कभार क्या होता है कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, आपको रिसीप्ट मिल जाती है, आपने पैसा उनके हाथों में तो दे दिया, लेकिन कभी जाने अनजाने में वो भूल जाएंगे, या कोई जानबूझ के अगर नहीं डालेगा आपके अकाउंट में, वो रिकॉर्ड नहीं चढ़ाएगा कि भाई इस अकाउंट होल्डर ने अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो रिकॉर्ड ऑनलाइन भी तो चढ़ना चाहिए ना वहाँ पे। अगर वो नहीं चढ़ाएगा या अपने फाइल्स में नहीं चढ़ाएगा तो आपका पैसा हवा में जा सकता है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें जिसकी रिसीप्ट जो आपको वहाँ से मिलेगी तो आपको संभाल के रखनी चाहिए। अब देखो पैसा अगर आपको विड्रॉ करना है, आप बैंक में जाके विड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए जो आपको भरना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं विड्रॉल फॉर्म, वो आप भर सकते हो। या आप कभी चेक, जो हमने पीछे पढ़ा है, चेक का यूज़ करके भी भर सकते हो। अब देखो चेक अगर जो इंसान ने चेक बनाएगा ना, वो इंसान अगर खुद बैंक में जाके उस चेक से पैसे निकालना चाहे तब भी निकाल सकता है, या अगर किसी और के नाम पे बना रहा है तो उसके बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र करा सकता है, या उसको इंसान को बना के देगा, और जिस इंसान के नाम पे चेक बना होगा वो अगर खुद भी बैंक में जाए तो वहाँ पे भी। जैसे कि अगर मैं चेक बना रहा हूँ अपने दोस्त के नाम पे, फिर वो मेरा दोस्त वो चेक लेके बैंक में जाएगा तो वहाँ पे बैंक वाले उसको कैश दे देंगे।
और अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो हम ज़्यादातर तो एटीएम यूज़ करते हैं। एटीएम से भी आप डेबिट कार्ड यूज़ करके वहाँ पे पैसे आराम से निकाल सकते हो। वही यहाँ पे भी बताया हुआ है। अब देखो एटीएम में पैसा निकालना होगा ना, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पिन। पिन नहीं लगाओगे तो एटीएम आपका नहीं चल पाएगा, और इसी पिन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक की, पिन को, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक की इसको बोला जाता है, पिन को बोला जाता है। अब देखो ऑनलाइन भी हम आजकल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐप्स है, एप्लीकेशंस है, बैंक की तरफ से भी बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिनको यूज़ करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब उन पे क्या होगा, दो चीज़ें यूज़ आपको ध्यान की होती है। एक तो आपका यूज़र नेम उस ऐप पे, एप्लीकेशन पे, और वो आता है पासवर्ड। इनकी हेल्प से आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हो, और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों को किसी और को नहीं बताना होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई हुई है कि सेफ्टी के लिए कभी भी आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो आपको अपना फ़ोन यूज़ करना चाहिए, अपना ही कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए। किसी और के फ़ोन में या किसी और कंप्यूटर डिवाइस पे उससे आपको इन एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका जो डेटा है, आपका पासवर्ड, आपका यूज़र नेम, वो लीक होने की ज़्यादा वहाँ पे संभावना रहती है। अब देखो लास्ट पे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। जिस तरह से हमारे बैंक्स आजकल काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस किसी टाइम पे काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग बैंक की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। पहले लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे डिपॉजिट करते थे। और अगर पोस्ट ऑफिस देखा जाए ना, ये सिस्टम हमारे बैंक सिस्टम से भी बड़ा है इंडिया में देखा जाए तो। और इसका नेटवर्क अगर देखा जाए तो इसमें इतनी ब्रांचेज है, 1,55,015 ब्रांचेज इतनी है। हमारे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उससे 2 गुनी ब्रांचेज हैं ये। अब देखो पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं, इसमें भी एक सेविंग अकाउंट की स्कीम आती है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। फिर आती है इसमें 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट आता है, 5 साल के लिए आपको पैसा भरते रहना है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये एक स्कीम आ गई। इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है। देखो 2 स्कीमें तो यहीं पे याद आ गई, सेविंग स्कीम है, सेविंग अकाउंट है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पे सीनियर सिटीजन का। फिर 15 साल के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू ये है, एंड 10 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो ये चीज़ें तो हमने देख ली, अब ज़रा आगे जो फिलअप्स हैं और वन वर्ड आंसर है ना, इनको कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मोस्टली आपको एक्सप्लेनेशन सुन के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना उनको पढ़ लेना, वहाँ से आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। डैश इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है क्या, कौन इशू करता है करेंसी, हमने अभी पढ़ा, कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और अगर इंडिया में देखा जाए वो सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन। अब देखो बैंक जो लोन है ना उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जो डिपॉजिट होता है, जो पैसा लोग उसमें डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस पर कम देते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट आता है, ठीक है। डैश इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस एज ए गारंटी अंटिल द लोन इज रिपेड टू द लेंडर। तो हमने गारंटी का नाम सुना कि कभी भी लोन अगर लेगा कोई इंसान तो उसको बैंक के पास कोई गारंटी देनी पड़ती है, उस चीज़ को बोलते हैं कोलेट्रल, पढ़ा है हमने अभी। A dash is the simplest form of bank account which can be opened by any individual for increasing saving। तो सेविंग, पैसे को सेव करने के लिए, सेविंग करने के लिए जो सिंपल अकाउंट है, जो कोई भी यूज़र खोलता है, कोई भी पर्सन खोल सकता है, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। तो देखो सेविंग वर्ड सुन के आप सेविंग अकाउंट का याद कर सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड इंस्टेड ऑफ कैश इज अ बैंक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड है। अब देखो बैंक, अगर हम देखें पेमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कैश के अलावा, ज़्यादातर चेक यूज़ किया जाता है।
क्योंकि यहाँ पे बैंक इंस्ट्रूमेंट बोला गया है, और बैंक इंस्ट्रूमेंट हमने पीछे वर्ड देखा था, वो चेक के लिए भी यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रिमोटली क्रिएटेड चेक। अब देखो, रिमोटली क्रिएटेड चेक मैंने आपको पहले भी वहाँ पे बताया था, हमने चेक के आगे ही पढ़ा था वो चीज़, उसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वन नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। देखो, नेशनलाइज्ड बैंक पता है क्या होता है? जो एक स्टेट ओन्ड बैंक है या नेशनल बैंक है, तो नेशनल बैंक अगर देखा जाए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको बोल सकते हो, या पंजाब नेशनल बैंक वो बोल सकते हो। वन प्राइवेटली ओन्ड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इन इंडिया, ICI बैंक या HDFC बैंक है। वन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम अभी दो हमने पढ़ी, क्या स्कीम तो हमने एक ही पढ़ी है, दूसरा वो अकाउंट था। तो अगर सेविंग स्कीम की बात की जाए तो उसमें आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब चीज़ें हमने अभी पढ़ी है। वन कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल इंडिया गिविंग लोन्स टू फार्मर। अगर हमने कोऑपरेटिव बैंक की बात देखें ना, जो फार्मर्स को लोन देता है, इसका हमने कहीं पे नाम तो नहीं देखा था, हमने स्पेशलाइज देखे थे, कमर्शियल देखे थे। इसका देखते हैं चेक करके, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स का बताया हुआ है ना। देखो, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है, लेकिन ये मैं सर्च करके आपको बता दूंगा। अब देखो, बाकी जो भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी आंसर्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, पिछले पिछले एक्सप्लेनेशन को देखना, जो भी हाईलाइट करके पॉइंट था उसको पढ़ना अच्छे से, उनको डेफिनेशंस को ज़रा अच्छे से याद कर लेना, स्पेलिंग्स देख लेना, वहाँ से आपके निकल जाएंगे। और ये जो एक कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसको मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो यार, यहाँ पे जो हमारा फाइनल फिलअप या वन वर्ड वाला जो था, वन कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल इंडिया गिविंग लोन्स टू फार्मर, इसका आप आंसर बता सकते हो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सिंपल है, J&K स्टेट हमारी है, वो आप लिख देना एंड पे कोऑपरेटिव बैंक। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर की भी वीडियो आपको